तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले दो वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, आवेश के बारे में पढ़ा था, आवेश के गुणधर्म पढ़े थे। और उसके बाद में अगले वीडियो में हमने पढ़ा था कि आवेश किस तरह से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, उसकी 3 विधियाँ थी, उसके बारे में अभी तक हमने पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा दोस्तों, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है जो हर बार पेपर में पूछा जाता है, जिसका नाम है कूलाम का नियम। तो उससे रिलेटेड सारी बातें करेंगे हम, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा इसका। तो कूलाम के नियम को आप नोट करिए, इसी तरह से आप अपने नोट्स बनाइए जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ, और इसी तरह से आपको एग्जाम में लिख के आना है, जिससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अगला नियम, जिसका नाम है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? पहली चीज़ तो नाम से क्लियर है, ये किसने दिया था? कूलाम साहब ने दिया था। ठीक है, कूलाम साहब ने क्या कहा था कि मान लीजिए दो आवेश हैं, अगर मैं इस आवेश का नाम दे दूँ Q1 और इस आवेश का नाम दे दूँ Q2। ठीक है, दो आवेश है Q1 और Q2। इस नियम को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने दो आवेश लिए हैं Q1 और Q2, इन दोनों के बीच की दूरी है R। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब दो आवेशों को Q1 Q2 को, किसी भी दो आवेशों को R दूरी पर या किसी दूरी पर रखा जाता है, तो उनके बीच जो बल लगता है, देखिए ये आवेश और ये आवेश दोनों पॉजिटिव के हैं, तो ये आवेश इसको बल कहाँ लगाएगा? इस तरफ लगाएगा। इसको हम कह देते हैं F। बल लग रहा है किस पे? दूसरे पे। किसके कारण? पहले के कारण। और इस पे जो बल लग रहा है वो इस तरफ लगेगा, इसको लिखेंगे F12। F12 का मतलब है कि पहले पे लगने वाला बल किसके कारण? दूसरे के कारण। और F21 का मतलब है दूसरे पे लगने वाला बल किसके कारण? पहले के कारण, पहले आवेश के कारण। ठीक है, तो इतना मैंने लिख दिया। ये आवेश इस पे बल लगाएगा इस तरफ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इस तरफ जाएगा। ये आवेश इस पे बल लगाएगा इस तरफ। ठीक है, तो ये आवेश जो है वो इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर। तो इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उसको मैं नाम दे देता हूँ F। F जो था, जो बल था, वो समानुपाती था किसके? Q1 और Q2 के गुणनफल के। ठीक है, इसको हम दे देते समीकरण नंबर 1, यानी कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इधर लाइन खींच देता हूं, लगने वाला स्थिर वैद्युतिकी बल जो होता है Q1 व Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो पहला कथन क्या कहा था कूलाम साहब ने कि दो आवेश रखे हैं Q1 Q2 R दूरी पर, इनके बीच जो बल लग रहा है F, वो किसके समानुपाती होगा? Q1 और Q2 के। इसको आप F12 भी कह सकते हो या F21 भी कह सकते हो, दोनों बराबर होंगे। अभी आपको थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा कि F12 और F21 जो है वो किसके समानुपाती होगा? दोनों Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा। ये किसका कथन था? कूलाम साहब का कथन था, दोनों के समानुपाती। यानी कि आप Q1 को बढ़ाओ या Q2 को बढ़ाओ, किसी की भी मात्रा बढ़ाओ तो ये बल बढ़ता जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों का गुणा होगा। ये 2 कूलाम, ये 4 कूलाम, तो गुणा कितना हो गया? 8 कूलाम। ठीक है, अगर इसको मैं इसको भी 4 कर दूँ तो ये 4 कूलाम, ये 4 कूलाम, गुणा कितना हो गया? 16। तो दोनों बढ़ेंगे एक साथ। ठीक है, F12 भी बढ़ेगा, F21 भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में लगने वाला बल जो समानुपाती होगा किसके? Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है, ये तो पहला कथन था। दूसरा कथन जो है वो है F जो होगा वो 1/R, इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो दूसरा कथन ये हो गया कि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण और 1 व 2 को 1 व 2 से दोनों को एक साथ मिक्स कर लेंगे, तो हमारे पास जो बल आएगा F वो आएगा
समानुपाती था Q1 और Q2 के, और R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती था। ठीक है, अब जैसे ही हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, जैसे ही हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो हमारे पास एक नियतांक आ गया। समानुपाती का चिन्ह जब भी हटाते हैं तो एक नियतांक आता है K। ठीक है, ये K जो है इसको हम कहते हैं समानुपाती नियतांक। ठीक है, इसको हम कहते हैं समानुपाती नियतांक। ठीक है, इस K की वैल्यू क्या होती है, जहां K बराबर 1/4πε0 होता है। ठीक है, K बराबर किसके होगा, 1/4πε0 के होगा। तो ये चीज़ें आपको कलाम ने बताई है। कलाम ने दो कथन लगाए थे कि Q1 Q2 आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल होता है। ठीक है, K के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं इसका मात्रक लिखना चाहूँ, पहले तो इसकी वैल्यू की बात कर लेते हैं। अगर 4π और ε0 को कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, पहले मैं ε0 की वैल्यू लिख देता हूँ। ε0 की वैल्यू आती है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ε0 की। और इस ε0 को हम कहते हैं, निर्वात की, मैं यहाँ लिख देता हूँ, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, इसका नाम है निर्वात की विद्युतशीलता ε0। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, तो 8.85 × 10⁻12 यहाँ रखेंगे और 4π को गुणा करके 1 में अपॉन करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 9 × 10⁻9 आती है। ठीक है, अब इसके मात्रक की भी बात कर लेते हैं। देखिए, K का मात्रक निकालना है, इसका मात्रक कितना होता है, न्यूटन। ठीक है, R स्क्वायर का मात्रक क्या होता है, R स्क्वायर का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको इधर गुणा करेंगे हम, है ना, तो ये आएगा इंटू मीटर स्क्वायर पर Q1 Q2 नीचे चले जाएंगे। ठीक है, केवल K को छोड़ना है यहाँ पे, बाकी R स्क्वायर इधर गुणा Q1 Q2 नीचे चले जाएंगे, तो पर कूलाम स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा, देखिए ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, तो इसको ऊपर ले जाइए और K को आप नीचे ले जाइए। ठीक है, इसको ऊपर ले जाइए और K को नीचे ले जाइए, तो 1/4πK हो जाएगा ये। ठीक है, ε0 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4πK। तो K वाला देखिए 4π की कोई विमा नहीं होती है ना, कोई विमा नहीं होती, तो 1/K जो होगा उसका जो मात्रक होगा वो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, K वाले का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसका मात्रक कूलाम का स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, ये जो है K ये फिक्स है वायु के लिए, निर्वात में ये फिक्स है। ठीक है, अभी इस पर और थोड़ी सी चर्चा करेंगे आगे। पहले हम कूलाम के नियम को देखते हैं। आपको इतना तो लिख के ही आना है कूलाम के नियम में कि K क्या है और ε0 क्या है। चलिए, इसकी विमा भी अगर पूछी जाए कि K की विमा क्या होगी, तो देखिए K की विमा कैसे आएगी, यहाँ पे बल है ना, तो ये सूत्र आया था बल। देखिए, न्यूटन के लिए क्या लिखेंगे, बल के लिए लिखिए अब m1 L1 T-2। किसकी विमा आ गई है, बल की विमा आ गई। ठीक है, और R स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो L2। ठीक है, और Q1 Q2 ये किसके लिए आ गया, ये आ गया कूलाम के लिए। तो कूलाम को क्या लिखते हैं, देखिए आप, कूलाम जो होता है I क्या होता है, कूलाम जो है आपका मेन जो है मूल मात्रक में नहीं आता। मूल मात्रक में आप क्या आती है, धारा, और धारा को हम लिखते हैं आवेश प्रवाह की दर Q/T। तो Q को आप क्या लिख सकते हो, Q को लिख सकते हो I × T। I जो है मूल मात्रक में, और I के लिए हम क्या लिखते हैं, एम्पियर। I के लिए क्या लिखेंगे, एम्पियर, और T के लिए हम लिखेंगे समय T। तो Q के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए A1 T1। ठीक है, उस वाले Q के लिए भी क्या लिखेंगे, A1 T1। तो देखिए, आपको K का मात्रक K की विमा निकालनी है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, न्यूटन, और ये हो गया गुणा में मीटर स्क्वायर, और नीचे कौन जाएगा, Q1 Q2 यानी आवेश। ठीक है, न्यूटन की विमा लिखिए आप बल की, फिर मीटर स्क्वायर के लिए लिखिए L स्क्वायर, और कूलाम के लिए मैंने आपको बता दिया A1 और T1 लिखिए। ठीक है, तो इसका जो इसके जो विमीय सूत्र आया, देखिए क्या है, ये आएगा आपके पास m1। ठीक है, L1 के L कितने हो गए, L हो गए आपके पास 3 ऊपर। ठीक है, 2, एक ये रहा और 2 ये रहे, 3 ये हो गए। T कितने हैं, 2 नीचे हैं, 2 माइनस का 2 ऊपर है, ये दोनों 2 हो जाएंगे, और ऊपर जाके हो जाएगा T-4। ठीक है, और A कितने हैं, A नीचे हैं 2 बार, तो ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -2। तो K की विमा क्या हो गई, m1 L3 T-4 A
-2, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की विमा की बात करूँ तो के वाले की जस्ट उल्टी हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, m1 m-1 l-3 t-4 और a-2, ठीक है। इसकी विमा बता दी है मैंने, मात्रक बता दिया। ये इसका आपका कूलाम का नियम है, जो आपको 1 नंबर का या 2 नंबर का पूछा जाए तो आपको इतना लिख के आना है, ठीक है। इसके आगे हम चर्चा करेंगे और कूलाम के नियम के बारे में। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ऐसे ही आपको नोट्स बनाने सिस्टमेटिकली आप इसको लिख लीजिए एक बार, ठीक है, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमने कूलाम का नियम तो समझ लिया है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आप कूलाम के नियम में भी इसको आप ऐड करना चाहें तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं ना, ठीक है। तो कूलाम के नियम में महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, देखिए। मान लीजिए एक आवेश था Q1 और दूसरा आवेश था Q2, ठीक है। तो दोनों कितनी दूरी पर रखे हुए थे, दोनों रखे हुए थे r दूरी पर, ठीक है। तो इस Q1 ने इस पर एक बल लगाया जिसका नाम हम जानते हैं, क्या रखा हमने, F12, यानी पहले पे लगाया हुआ बल किसके कारण, दूसरे के कारण। और इसने इस पे जो बल लगाया वो कितना था, ये F21 है, दूसरे पे लगाया हुआ किसके कारण, पहले के कारण, और ये है F12, ये किस पे, पहले पे दूसरे के कारण। तो कूलाम साहब ने बताया, देखिए जितना बल इसने लगाया उतना ही बल इसने लगाया, ठीक है। अब कैसे, मान लीजिए कि इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान था m2। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं रहता, ठीक है। ये बात आपको आवेश के गुणधर्म में आपको मैंने बताए थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा पहला वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको बताया हुआ आवेश के गुणधर्म के बारे में कि आवेश जब भी रहेगा तो कोई द्रव्यमान जरूर रहेगा। तो इसका द्रव्यमान है m1 और इसका द्रव्यमान है m2। जब इन दोनों को इस तरह से रख के छोड़ा गया और देखा गया कि इसका त्वरण कितना आया, ठीक है, तो इसका इस पर जो बल लगा F, मान लीजिए F लगा F21, ठीक है, F21 वो किसके बराबर होगा, m2 इंटू a, है ना। त्वरण इसी तरह तो निकालते हैं, F21 बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो त्वरण क्या होगा, इसका जो a आया वो आया F21 अपॉन m2, ठीक है, इसका त्वरण आ गया। और इसी प्रकार से इसका त्वरण निकाला तो वो कितना आएगा, इस पे जो बल लग रहा था वो लग रहा था F12 बराबर m1 इंटू a। तो इसका जो त्वरण आया वो आया F12 अपॉन m1। तो कूलाम साहब ने क्या देखा, कूलाम साहब ने देखा कि दोनों का त्वरण बराबर आया, ये पहले वाले का त्वरण, ये दूसरे वाले का त्वरण, ठीक है, दोनों का त्वरण समान आया। इसका मतलब ये है कि दोनों का त्वरण समान है। अगर मैं इसका द्रव्यमान समान लूँ तो दोनों समान स्पीड से जाएंगे, दोनों समान स्पीड से जाने लगे, यानी कि जितना बल इसने इस पे लगाया है उतना ही बल ये इस पे लगाएगा। दोनों का त्वरण समान आया, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया कि इसका बल भी समान है। अगर ये दोनों आवेश समान द्रव्यमान के हैं, देखो आवेश की मात्रा से निर्भर नहीं कर रहा है, ये किससे निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान की मात्रा से। अगर द्रव्यमान इसका बराबर है, अगर दोनों का द्रव्यमान सेम है, तो देखिए उन्होंने क्या करा, अगर मान लीजिए इसका द्रव्यमान m है, इसका भी कितना है, m है, तो मैं ये कह देता हूँ कि जब आपने इस पर जो बल लगाया उसमें m का भाग दिया तो त्वरण आया a2, और इस पर जो बल लगा उसमें किसका भाग दिया, m का, तो दोनों के दोनों जो त्वरण थे वो बराबर आ गए। अब त्वरण बराबर, अगर m बराबर हैं तो बल भी बराबर होगा, जब भी तो त्वरण बराबर आएगा। तो इसका मतलब m बराबर रखने पर उनके पास ये ज्ञात हो गया कि दोनों का बल बराबर है। और ध्यान से देखिए कि अगर ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये इस पर बल लगा रहा है इस तरफ और ये बल लगा रहा है इस तरफ, ठीक है, और दोनों बराबर थे, यानी कि F12 बराबर थे किसके, F21 के परिमाण में, है ना, परिमाण में दोनों बराबर थे। क्यों परिमाण में, क्यों कह रहा हूँ मैं, दिशा में नहीं है बराबर, है ना, दिशा में एक की दिशा राइट है तो एक की दिशा लेफ्ट है, ठीक है, तो दोनों परिमाण में बराबर हैं, दिशा में नहीं है, ठीक है। इस तरह से उन्होंने क्या करा, फिर एक प्लस का आवेश लिया Q1 और एक माइनस का आवेश लिया, ठीक है, Q2, दोनों को कितनी दूरी पर रख दिया, r दूरी पर रख दिया। तो इसने इस पर जो बल लगाया वो इस तरफ लगा आपकी, क्योंकि आकर्षण होगा, तो यहाँ पे जो बल आया F21 वो इस तरफ, और इस पे जो बल आया वो इस तरफ F12। देखिए दोनों प्लस, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो देखा कि अभी भी बल बराबर आ रहा है लेकिन दिशा बदल गई, ठीक है, पहले दिशा ऐसे हो रही थी, अब दिशा इस तरफ है, लेकिन दिशा अभी भी विपरीत है, ठीक है। यहाँ पे भी जो दिशा है, दिशा में
विपरीत है, दोनों एक ही दिशा में नहीं चल रहे और ये भी दिशा में विपरीत हैं, तो उन्होंने कह दिया कि जो बल लगता है वो परिमाण में समान लगता है लेकिन दिशा में हमेशा कैसा लगता है, विपरीत लगता है। तो हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परिमाण में समान व दिशा में विपरीत बल लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपने कहाँ सुना है, ये आपने सुना है न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अंदर। क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या कहता है कि जब दो बल समान परिमाण के हों, विपरीत दिशा में लगे, तो उसको क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म कहते हैं। तो हम आगे पॉइंट में लिख सकते हैं, अतः कूलाम बल न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया का पालन करता है व यह युग्म क्रिया प्रतिक्रिया युग्म कहलाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में होगी, क्या क्या कौन सा नियम का पालन करता है, तीसरे नियम का पालन करता है, और ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, और यह युग्म क्या कहलाते हैं, यह युग्म कहलाते हैं क्रिया प्रतिक्रिया युग्म। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दोनों एक दूसरे के परिमाण में समान होंगे और दिशा में विपरीत होंगे। ठीक है, तो एक कारण आप याद रखिए, एक इसका महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा देखिए आप, अगर हम दूसरे की बात करें कि दूसरा फैक्टर क्या है, देखिए अगर मैं एक आवेश ले लूँ, आपको पता चला कि Q1 और Q2 समान परिमाण के थे, दोनों को कितनी दूरी पर रखा, R दूरी पर या हाँ चलिए दोनों प्लस के ले लेते हैं, दोनों प्लस के आवेश थे Q1 Q2 और कितनी दूरी पर रखे हुए थे, R दूरी पर रखे हुए थे। और आपने पहला महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लिया कि विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और परिमाण में समान है। तो आप ये भी तो सोच सकते हैं कि ये वाला मान लो इधर भागा और तो ये वाला इधर भागेगा, इसको आप कह दोगे F21 और इसको कह दोगे F12। तो ये भी देखिए ध्यान से, मैं अगर इन दोनों का परिमाण बराबर कर दूं तो आप ये भी कह सकते हैं सर दिशा बराबर है। ठीक है, तो इसकी दिशा जो है विपरीत है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन इसको आप नहीं लेंगे, ये दिशा सही नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा सा अपना कथन संभाला और कथन को सही किया। तो उन्होंने क्या कहा, कूलाम साहब ने कहा कि ये जो है ये वाला केस इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, कि दिशा में विपरीत इस तरह से विपरीत नहीं हो सकते। ये बल जब भी लगेगा वो इस रेखा के अनुदिश लगेगा। ठीक है, या तो दोनों इस तरफ आएंगे या दोनों उस तरफ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। ठीक है, तो क्रिया प्रतिक्रिया युग्म जो है विपरीत दिशा में और समान परिमाण के बल होंगे, लेकिन वो एक ऐसा नहीं होगा कि एक ऊपर की तरफ जा रहा है एक नीचे की तरफ जा रहा है। ये हमेशा दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करेगा, है ना। या तो ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, या फिर ये इस तरफ और इस तरफ। तो हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करेगा। ठीक है, अतः यह एक केंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन सा बल कहलाता है, केंद्रीय बल। किताबों में लिखा रहता है केंद्रीय बल कहलाता है। केंद्रीय बल का मतलब यही है कि वो हमेशा अब दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करेगा। ये इस तरफ भागेगा और ये इस तरफ भागेगा, आप ऊपर नीचे इसको नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो इसको एक बार आप नोट कर लें, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर लें, फिर हम बढ़ते हैं इसके आगे के पॉइंट की तरफ।
चलिए दोस्तों, कूलाम के नियम का महत्वपूर्ण तथ्य में तीसरा फैक्टर क्या है वो देखते हैं हम। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। देखिए कूलाम साहब ने क्या कहा, मान लीजिए कि एक आवेश था Q1, ठीक है, इससे r दूरी पर एक आवेश इन्होंने रखा Q2, ये दूरी है r, ठीक है। तो अच्छा भला क्या हो रहा था, दोनों क्या लगा रहे थे, दोनों आपस में बल लगा रहे थे, ठीक है। इसने इस पे बल लगाया, इसने इस पे बल लगाया, ठीक है। चलो तो ये क्या कर रहा है, ये माइनस का ले लेते हैं, माइनस वाला इसको क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, ठीक है। इस बल का नाम दे दिया हमने F12। तो ये इस पे बल लगा रहा था अच्छा भला, ठीक है। ये दोनों ही थे दुनिया में, एक Q1 था और एक Q2 था, एक प्लस का था और एक माइनस का था। आपको पता होगा कि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। एक प्लस का आवेश इसको आकर्षित, प्लस के आवेश को माइनस का आवेश आकर्षित कर रहा है। फिर इनकी ज़िंदगी में जब कोई तीसरा आवेश आया Q3, वो माइनस का था, ठीक है। तो जब ये तीसरा आवेश आया तो इस पे बल लगाएगा F13, ठीक है। उसकी दिशा क्या होगी, ऊपर की तरफ। ये तो अपना आकर्षित कर ही रहा था, लेकिन ये भी इसको आकर्षित करने लग गया। तो इनका ये कहना था कि ये इसको आकर्षित कर रहा है, तो अब इस पे दो बल लग रहे हैं, है ना। तो इनका परिणामी तो आएगा, वो तो ठीक है, परिणामी जो आएगा F कुल, वो तो आएगा F12 प्लस F13 के सदिश योग से, वो तो आएगा, ठीक है। लेकिन जब ये नहीं था, जब भी इस पे बल कितना लग रहा था, F12। जब ये आ गया तब भी इस पे कितना बल लगेगा, F12 ही लगेगा। यानी कि इसके बल में कोई कमी नहीं आएगी इसके होने या नहीं होने से। यानी कि आप कथन समझिए, कथन क्या है कि जब दो आवेशों के मध्य कूलाम बल लग रहा है तो तीसरा आवेश उपस्थित है या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा आवेश उस पर क्या प्रभाव लगा रहा था, है ना। तीसरे आवेश के होने या नहीं होने से दूसरे आवेश से पहले आवेश पे लगने वाला बल प्रभावित नहीं होता है। अतः हम लिख सकते हैं कथन में, अतः तीसरे आवेश के उपस्थित या अनुपस्थित होने से पहले वाले आवेशों के मध्य बल प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच में बल लग रहा था F12, वो इसके होने या नहीं होने से कोई प्रभावित नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, ये फैक्टर जो है ये हम यूज़ में लेंगे, ठीक है, आगे यूज़ में लेंगे इसके एप्लीकेशंस के अंदर। चलिए चौथा फैक्टर देखिए आप, चौथा महत्वपूर्ण तथ्य कि कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। ये बात आप ध्यान रखिए, माध्यम पर निर्भर करता है। कैसे करता है उसको हम अगले सेक्शन में देख लेंगे कि पानी में क्या प्रभाव पड़ता है ना। किसी माध्यम में आवेशों को रख दे तो उनके बीच में जो बल होगा वो क्या प्रभावित होगा। जैसे आपने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था तो वो पानी में प्रभावित नहीं हो रहा था, किसी माध्यम में रखने पर प्रभावित नहीं हो रहा था। वहाँ पे जो जी आया था आपके पास कांस्टेंट माइनस का 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये जो जी की वैल्यू आई थी, ये जी एक सार्वत्रिक नियतांक था, ठीक है। ये आपका किसी भी माध्यम में प्रभावित नहीं हो रहा था, जबकि कूलाम बल दिखने में बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण बल जैसा है, नियम बिल्कुल वैसा का वैसा है। वहाँ m1 m2/r² था, है ना, g m1 m2/r²। यहाँ पे k q1 q2/r²। तो यहाँ पे जो k है उसके कारण, k के कारण माध्यम से ये प्रभावित होता है। यानी कि कूलाम बल किस पे निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। कि वायु है तो क्या बल लगेगा, है ना, और कोई माध्यम है तो क्या बल लगेगा। तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि माध्यम के अंदर किस तरह से ये प्रभाव करता है, और इसके अलावा एप्सिलॉन नॉट जो मैंने लिखा था निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन आर क्या होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, और माध्यम की विद्युतशीलता क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में, आप उसको देखते रहिए और इस नोट्स को इसी तरह बनाते रहिए, ठीक है। तो अभी ये वाला वीडियो हम ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में।